मैं रिजाइन करूं और उससे रेप बंद हो जाए। हर हाल में अब नीरज कुमार को विदा किया जाए। हजारों रेजिग्नेशन होने चाहिए ताकि कम से कम रेप की समस्या तो खत्म हो जाए। कोई इस तरह के प्रेशर की किसी केस को सॉल्व नहीं करना है। पुलिस के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। मुख्यमंत्री चाहती थी कि पुलिस कमिश्नर जो है वो रिजाइन करें। दिल्ली का पर्सपेक्टिव बदल गया है ये कहने के लिए कि दिल्ली सबसे अनसेफ है, या क्राइम तब भी था या अब बढ़ गया है। पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उसमें एक बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है। वहाँ जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स लेडीज, वो एक और जगहों से थोड़ा फर्क है। 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस, वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं था, और मुल्कों तक फैला हुआ था। कई सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो देश छोड़कर भाग चुके थे। दुबई, कराची, थाईलैंड, उनको ट्रेस किया, उनको वहां से पकड़ के लाए। कई सारे नए पहलू सामने आए। जब आपने आईपीएल जैसे स्पॉट फिक्सिंग को इन्वेस्टिगेट किया, क्या आपको लगता है कि ये खत्म हो गया, ये अभी भी चल रहा है? बिल्कुल हो सकता है। आईपीएल के मैचेस जो हैं उनको फिक्स करने की कोशिश हो रही है। दाऊद इब्राहिम है, कराची में बैठकर रेट्स तय करता है। श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान क्रिकेटर्स थे राजस्थान रॉयल्स के, उनको गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग लड़का अपनी महंगी सी कार में किसी इंसान को मार देता है। उन्हें जिस तरीके से एक नाबालिग के द्वारा 2 इंजीनियर की हत्या कर दी गई, एक सुपीरियर जज कहता है कि तुम सॉरी लिख दो। ये कितना जायज है? दोस्तों वंदे मातरम। तो आज एक फिर नए अध्याय की शुरुआत, और जैसे कि हमने आपसे कहा भी था जब ये मिशन शुरू किया था, तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर बार हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ करवाएंगे जो किन्हीं परिचय के मोहताज नहीं होंगी, और आपको वो हर बार किन्हीं ऐसी चीज़ों के साथ रूबरू करवाया जाएगा जब ऐसी शख्सियत के जवानी आप उन चीज़ों को सुनेंगे तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आज जिन शख्सियत से आपको हम रूबरू करवाने जा रहे हैं, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का दर्द, मुझे मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पुलिस सिस्टम से परेशानियाँ होंगी और खफा भी होंगे, लेकिन जब आप ये आज एपिसोड सुनेंगे तो आई एम श्योर आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स, आप एक पॉजिटिविटी के साथ पुलिस के बारे में एक नई विचारधारा को जन्म देंगे। यूं तो जब भी किसी शहर में कोई घटना होती है तो यही सवाल किया जाता है कि पुलिस कहाँ थी, लेकिन पुलिस को लेके अक्सर 2 नज़रिए होते हैं। जब भी आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं, कुछ लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और कुछ लोग डर। घर पे बैठ के एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव बनाना इजी होता है, ये कहना इजी होता है कि पुलिस ये क्यों नहीं कर रही है, पुलिस वो क्यों नहीं कर रही है, और ऐसे सवालों का ग्राउंड रियलिटी में क्या जवाब हो सकता है, ये सिर्फ वही शख्स बता सकता है जिसने घर पे बैठ के एनालिसिस ना किए हों, बल्कि ग्राउंड एक्सपीरियंस को खुद देखा हो, उन चैलेंजेस को फेस किया। आज जो शख्स हमारे साथ हैं, उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस को 37 साल दिए हैं और आज भी किसी न किसी तरह से देश के साथ कनेक्टेड हैं। उन्होंने बड़े बड़े टेरर केसेस हैंडल किए हैं और उनके जो चैलेंजेस हैं वो देश की राजधानी में बतौर फॉर्मर पुलिस कमिश्नर के तौर पे भी उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है। आज हमारे साथ हैं नीरज कुमार सर, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय माय प्लेजर, थैंक यू। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, क्वेश्चन थोड़ा सा लोडेड है मेरा, आई डोंट नो कैसा लगेगा आपको मेरा पहला क्वेश्चन। सर, अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम कॉन्फिडेंट, मैं एक देशभक्त हूं, लेकिन मुझे आज भी हमारे सिस्टम से परेशानी है, मुझे हमारे पुलिस सिस्टम से भी परेशानी है, लेकिन सिंपैथी भी है। सर, मैं अक्सर बहुत सारे देशों में गया हूं, ट्रैवल किया है मैंने, यूरोप की भी बात करें
तो जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट विभाग में जो कार्यरत लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर में, जैसे आप हमारे ऑफिसेज में भी अभी देख रहे होंगे, 9 to 5 ऑफिस आवर्स, 8 घंटे जॉब, 40 मैन आवर्स इन अ वीक। और सर जब हम विदेशों में देखें तो पुलिस का भी ऐसे ही होता है, 3 शिफ्ट्स में वहाँ पर काम होते हैं और प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है। लेकिन हमारे देश में पुलिस 24/7, मेरे बहुत सारे मित्र हैं पुलिस में, कुछ क्लाइंट्स हैं, तो सर मैंने अक्सर लोगों को डिप्रेसिव स्टेज, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज़, और हमेशा ही परेशान देखा है। और ये भी कारण है कि 24/7 काम करना। सर अगर हम मशीनों की बात करें तो कई बार एक हैवी मशीन को भी रीबूट करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। लेकिन हमारी जो पुलिस व्यवस्था है देश की, 24/7 कार्य करना, मैं ये भी कहता हूँ कि आज मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो बीइंग ए सिविलियन मुझे पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा, वही हेल्प करेंगे और मुझे हेल्प मिलेगी भी। लेकिन सर इतनी लंबी फाइलें, फाइलों के ऊपर फाइलें, कई बार क्वेश्चन समझ में नहीं आता हमें कि कार्य होते कैसे होंगे। कंप्लेंट भी है लोगों की। तो सर कुछ ये जो बात की मैंने विदेशों की, तो पॉसिबल होगा कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा सिस्टम बने कि पुलिस वालों को भी वो राहत मिले कि वो शाम को एक पर्टिकुलर आवर्स के बाद एक सिविलियंस की लाइफ जी सके। देखिए, जब कोई पुलिस में आता है तो वो बिल्कुल क्लियर होता है, और या उसको क्लियर कर दिया जाता है ट्रेनिंग के दौरान कि बिल्कुल सिविलियन वाली लाइफ तो आपकी होनी नहीं है। अगर आप 9 to 5 जॉब या 9 to 6 जॉब चाह रहे हो तो पुलिस आपके लिए करियर नहीं है, आप कोई और करियर ढूंढिए। तो जब कोई पुलिस में आता है तो उसको ये जानकारी होती है पहले से कि ये एक 24/7 जॉब है। आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, आपके ड्यूटी आवर्स फ्लेक्सिबल होंगे, लंबे होंगे, कठिन होंगे, और अगर आप बाहर किसी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी पर धूप में खड़े हैं तो खड़े रहेंगे। अगर आपको ठंड में किसी पिकेट पर लगाया हुआ है तो आप ठंड आपको झेलना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। तो पुलिस की नौकरी बाय डेफिनेशन एक ऐसी नौकरी है जिसमें फिक्स्ड ड्यूटी आवर्स नहीं हो सकते हैं। हाँ, कोशिश हमें हमेशा ये रहती है कि फिक्स्ड आवर्स रहें और लोगों को शिफ्ट्स में काम करना पड़े, लेकिन उतनी मैन पावर नहीं है, और जो देश की आर्थिक व्यवस्था है उसके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो पुलिस की नफरी या पुलिस की तादाद इतनी बढ़ा सके कि लोगों को शिफ्ट्स में काम करने का मौका मिले। एक बहुत ही मुश्किल बात है। और एक बात और भी है कि हमारी अपनी मैन पावर मैनेजमेंट भी अंदरूनी, वो भी डिफेक्टिव है। वो भी, उसमें भी सुधार हो सकता है, जिससे काफ़ी रिलीफ हमारे मातहत, हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, उससे मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जिसमें आप ये उम्मीद कर ही नहीं सकते कि आपको फिक्स्ड आवर्स मिले। यूँ तो आपने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पोस्ट पे काम किया है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पूरे करियर स्पैन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको जो अपनी पुलिस लाइफ में लगा है वो क्या था? सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो पुलिस जॉब का है वो है इन्वेस्टिगेशन। मुझे इन्वेस्टिगेशन सबसे ज़्यादा पसंद आया। लॉ एंड ऑर्डर है, वो काफ़ी एक रूटीन किस्म का काम है। और भी जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है या और जो पुलिस के एक्टिविटीज़ हैं, उनमें भी चैलेंजेस हैं, उनमें भी काफ़ी क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल साइबर क्राइम का ज़माना है, उसमें भी काफ़ी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, काफ़ी टेक्निकल एबिलिटी की ज़रूरत है। लेकिन मुझे खुद
क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज़्यादा आनंद आया, मज़ा आया, और उसको मैं सबसे ज़्यादा कवेट करता हूँ, सबसे ज़्यादा उसके बारे में सोचता हूँ, और मैंने उसके बारे में लिखा भी है। सर, तो क्या ये सच है कि क्रिमिनल के माइंडसेट को जानने के लिए क्रिमिनल की तरह सोचना पड़ता है एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? देखिए, क्रिमिनल कोई आसमान से टपका हुआ व्यक्ति तो है नहीं, वो भी एक इंसान ही है जो क्रिमिनल बन गया है। तो आपको इंसान ही बनना पड़ेगा, लेकिन सोचना पड़ेगा क्रिमिनल की तरह कि वो उसने क्यों किया ऐसा, क्या उसका मोटिव है, क्या उसने सोचा होगा ये करते हुए, उसने अपने बचाव में क्या क्या कदम उठाए होंगे। तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर तब उसकी तफ्तीश, जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं केस, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सर, आप 9 वर्ष रहे हैं सीबीआई में, और उसमें क्राइम केसेस जिसमें कि टेररिज्म के केसेस भी आपने देखे हैं। सर, टेररिज्म के केसेस में क्या बड़े चैलेंज होते हैं, क्योंकि कई बार आपको लीड नहीं मिलती है? लीड तो एक छोटा सा अंश है पूरे। टेररिज्म एक बहुत ही इन्वॉल्व सब्जेक्ट है, जिसमें कई सारे उसके पहलू हैं। और टेररिज्म क्यों होता है, टेररिज्म का अर्थ क्या है। आपने कई दफ़ा सुना होगा ये डायलॉग कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, इत्यादि इत्यादि। तो कोई एक टेररिस्ट क्यों बनता है, और वो क्यों इस हद तक चला जाता है कि सुसाइड बॉम्बर बन जाता है, अपने जान की आहुति दे देता है, बॉम्ब लगा के एक्सप्लोड कर लेता है अपने आप को। उसका क्या माइंडसेट है, उसको रेडिकलाइज कैसे किया जाता है, कैसे उसको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, और कैसे उसको मोटिवेट करके ऐसी मनस्थिति उसमें पैदा की जाती है ताकि वो अपनी जान भी दे सके, सुसाइड बॉम्बर बन सके या फिदायीन बन सके, इत्यादि इत्यादि। तो एक तो जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं उसके बारे में भी हम लोग को देखना पड़ता है। फिर दूसरा है, जब एक बार टेररिस्ट एक्ट हो गया तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है, उससे कैसे क्लू निकालना है। एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट कोई भी आके कर सकता है, तो आप कैसे उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे जिसने वो बॉम्ब ब्लास्ट किया है। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं होता हमेशा कि कोई ना कोई टेरर ग्रुप क्लेम करता है। कई दफ़ा गलत भी क्लेम किया जाता है। एक ग्रुप क्लेम कर लेगा, उसके थोड़ी देर के बाद एक और ग्रुप क्लेम कर लेगा कि मैंने किया था। तो आपको इस नतीजे पर पहुंचना है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है जो एक्चुअली इन्वॉल्व है, और फिर कैसे आप उसको ट्रैक करते हैं, और कैसे आप कनेक्ट करते हैं उस ग्रुप के कुछ सदस्यों को उस क्राइम से। ये जो है इन्वेस्टिगेशन का उसकी मुख्य भूमिका रहती है, और आपके इन्वेस्टिगेशन पर ही डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति जिसने ये टेररिस्ट एक्ट किया वो उसको सज़ा मिल सके, और उसको हम लोग विद कॉन्फिडेंस कह सके कि इसी ने ये काम किया है। सो ये तो हम टेरर अटैक्स की बात कर रहे हैं, बट इन जनरल भी जो केसेस होते हैं, जब उसको सॉल्व करने की बात आती है, तो आपने सबसे बड़े चैलेंजेस क्या देखे हैं? मैन पावर के, टेक्नोलॉजी के, कोऑर्डिनेशन के, विटनेस प्रोटेक्शन के? क्या कोई एक पर्टिकुलर ऐसा चैलेंज है जिसके लिए सबसे ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती हो? देखिए, हर केस अपने में एक अलग चैलेंज लेके आती है। कोई ऐसा लिस्ट नहीं है कि हर क्राइम में आप ये चीज़ पाएंगे और आपको ऐसे करने से। उसमें एक मर्डर का केस है, तो वहाँ जो चैलेंजेस हैं, वहाँ जो मर्डर भी हर तरह से हो सकते हैं। पॉइजनिंग से हो सकती है, शूटिंग से हो सकती है, नाइफिंग से हो सकती है, स्ट्रैंगुलेशन से हो सकता है। तो किसी भी तरह से बहुत सारे तरीके हैं जिससे मर्डर हो सकता है। लेकिन
मर्डर होने के बाद आपको मर्डर तक पहुंचने के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, कैसे उस गुत्थी को कैसे आप सुलझाएंगे। तो जो गुत्थी सुलझाने की बात है, जो वो एक रिडल है, तो उस रिडल को सॉल्व करने में ही आनंद है एक पुलिस ऑफिसर का। एक टोटली अननोन, टोटली मिस्टीरियस एक रिडल आपके पास आपके सामने है, और आप उस रिडल को, उस पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। और आपके सॉल्व करने से, अब ये कहने से कि फला आदमी इसमें इन्वॉल्व है, बात नहीं बनती। आपको सबूत इकट्ठा करना पड़ता है और आपको उस व्यक्ति को क्राइम से कनेक्ट करना पड़ता है कि ये वही व्यक्ति है जिसने ये काम किया है, उसका ये मोटिव था, उसने ये प्रिपरेशंस किए, और आप जो भी कहेंगे उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो फिजिकल एविडेंस जो आप मौके से उठाते हैं उसको फॉरेंसिक साइंस की मदद से आपको उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सब जो चैलेंजेस हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सेटिस्फाइंग और बहुत ही एक्सिलरेटिंग उसमें आपको, मतलब अगर आपको वो नशा एक बार चढ़ गया तो बहुत आनंद आता है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, और ख़ासकर ब्लाइंड केसेस में, जहाँ शुरू में लगता है कि आपको पता नहीं कि किसने किया होगा, क्या किया होगा, क्यों किया होगा। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, कुछ में बहुत मेहनत लगती है, कई साल लगते हैं उस केस को सॉल्व करने में। आपने पढ़ा भी होगा कि 20-20, 30-30 सालों के बाद जो कातिल है वो पकड़ा गया या कोई क्राइम सॉल्व हुआ। तो ये जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन का जो काम है वो एक बहुत दिलचस्प काम है। सर, बड़ी खूबसूरती से आपने बताया, जैसे आकांक्षा ने पूछा चैलेंजेस के बारे में, तो हमारे यूथ के लिए भी एक आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज भी कन्वे किया है कि जो आप कर रहे हैं, चैलेंजेस ले रहे हैं, नशा भी है, आनंद भी है, एंड सर आपने एक मोटिवेट भी कर दिया है हमारे जेन जीज को बेसिकली। और सर इसी से मेरा क्वेश्चन भी एक खड़ा होता है यहीं पे, बिकॉज आपने चैलेंजेस की बात की। सर आईपीएस आप रहे हैं, तो उसके दौरान कोई टफेस्ट पोस्टिंग आपकी जो रही हो, जो यादगार हो, एंड आपको लगता हो कि हाँ दैट वाज द टफ टाइम? मुझे लगता है मेरी जो लास्ट पोस्टिंग थी जी हाँ। एज कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, हाँ जी। वो एक टफेस्ट पोस्टिंग थी। और कुछ ऐसे केसेस भी हुए उस समय जिसमें ये यूँ समझ लीजिए कि मुझे मेरे सारे शक्तियों को टेस्ट किया गया, और मुझे ये बताते हुए बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ईश्वर की कृपा से मैं उन सारे टेस्ट को मैंने पास किया और जो भी मुझसे उम्मीद की जा सकती थी मैं वो करने में कामयाब रहा। और उस दौरान कुछ ऐसे काम भी हुए जो लैंडमार्क केसेस थे। आपको मैं उदाहरण दे दूं, जो टफ केस था वो निर्भया बिल्कुल कांड सर। था। जी हाँ। निर्भया केस एक बहुत ही खौफनाक केस था, रेप विथ मर्डर। और उसकी कहानी अब आज 14 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो पता नहीं उस केस को कभी कोई भुला नहीं सकता। बिल्कुल सर। इतना खौफनाक वो केस था। एक से एक केसेस हुए हैं दिल्ली में, रंगा बिल्ला केस से लेकर। जी हाँ। लेकिन वो एक ऐसा केस है कि उसने सारे मुल्क ही नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व को झकझोर दिया। जी हाँ। मैं बाहर भी ट्रैवल करता हूँ तो बाहर भी लोग मुझसे पूछते हैं, कई लोगों को पता होता है कि उस केस से मैं एसोसिएटेड था, तो वैसे ही पूछते हैं, या कई लोग
ये नहीं जानते हुए भी कि मैं उस समय कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली था, वो जब ये सुनते हैं कि मैं दिल्ली से आया हूँ तो कहीं ना कहीं निर्भया की बात ज़रूर आ जाती है। तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग केस था। जैसा मैंने बताया, ब्लाइंड था, शुरू में कोई क्लू नहीं था, तो उसको सॉल्व करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और सॉल्व करने के अलावा जल्दी उसमें ये था कि जल्दी जल्दी हम लोगों को कातिलों तक पहुंचना था। तो कैसे हम लोगों ने एक के बाद एक लोगों को पकड़ा, फिर रिकॉर्ड टाइम में उनकी गिरफ्तारी हुई, रिकॉर्ड टाइम में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया गया, चार्जशीट कंप्लीट किया गया, फाइल की गई, और ट्रायल भी बहुत जल्दी हुआ जी। और सबको सज़ा मिली। और जो हमारा काम था, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन था, उसको सारी अदालतों ने बहुत प्रेज़ किया, उसकी बहुत प्रशंसा की, और ऑर्डर्स में प्रशंसा की गई है। और साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमने इस्तेमाल किए उसमें क्राइम और क्रिमिनल्स को जोड़ने के लिए, उसकी भी प्रशंसा हुई। तो ये ऐसा वक्त था जबकि पुलिस पर बहुत ज़्यादा दबाव था और मैं पुलिस का मुखिया था। पूरे पुलिस फोर्स पर क्राउड्स का, जो लोग बहुत नाराज़ थे, उस समय हुजूम निकला हुआ था, एक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे थे इंडिया गेट पर, राष्ट्रपति भवन पर, और उस समय क्या मंजर था वो बताना और रिक्रिएट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन एक तरफ वो प्रेशर था, दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रेशर था, और तीसरी तरफ मैंने बताया कि केस इटसेल्फ का प्रेशर था कि जल्दी से इसको सॉल्व करना है। तो एज द चीफ ऑफ पुलिस मेरी ड्यूटी थी कि मैं अपने अफसरों को जो केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनको किस तरह से इंसुलेट करके रखूं ताकि वो इस प्रेशर से मैं ना आए, वो अपना काम करें और केस को सॉल्व करें, केस को इन्वेस्टिगेट करें, केस को प्रोसिक्यूट करें, और केस को सफल तरीके से उसको कोर्ट में वो साबित कर सकें कि ये लोग ही मुजरिम हैं। तो वो जो चैलेंज था वो एक यूनिक चैलेंज था, और उसी टेन्योर में एक बहुत बड़ी हम लोग का अचीवमेंट रहा, वो था मैच फिक्सिंग केस जो हम लोगों ने 2013 का आईपीएल में किया था, जिससे कि दिल्ली पुलिस को काफ़ी उसकी प्रशंसा हुई। और सर हमारे जैसे लोगों ने मैच देखना बंद कर दिया था उसके बाद, और आज तक मैंने देखा ही नहीं। तो वो भी एक पाथ ब्रेकिंग इंसिडेंट था। जी हाँ। तो वो एक अचीवमेंट भी था, और इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी होती रहीं। लेकिन मेरा टेन्योर मात्र 13 महीनों का था। वो 13 महीने बहुत ही इवेंटफुल थे, बहुत ही चैलेंजिंग थे, और मैं मानता हूँ कि मेरे पूरे जीवन का वो सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट रहा। सर, क्योंकि हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं, जो कोई भी नहीं भूल सकता कभी भी, वो दिल्ली में रहता हो या ना रहता हो। उस टाइम पे आपने कहा पॉलिटिकल प्रेशर था, बाकी प्रेशर थे, कि केस इटसेल्फ इतना बड़ा प्रेशर था कि पकड़ना है। उस टाइम पे मुझे याद है कि किसी मीडिया सेशन में किसी ने आपसे कहा था कि आप रेजिग्नेशन कब दे रहे हैं। उस टाइम पे एज अ लेमैन ऐसा लगता है कि एक तरफ तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्रिमिनल्स को पकड़ें, दूसरी तरफ से एक जर्नलिस्ट आपसे पूछता है कि आप रिज़ाइन कब दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में मीडिया लोग जिससे उम्मीद कर रहे हैं, मीडिया उसी को कटघरे में खड़ा कर देती है। उस टाइम पे आप कैसे इतने कंपोज तरीके से आपने चीज़ें हैंडल की? यूँ कह लीजिए कि हो गया हैंडल। अब तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ उसके बारे में, लेकिन
हाँ, चूंकि मैं कॉन्फिडेंट था, चूंकि हम लोगों ने केस वर्कआउट कर लिया था, क्योंकि हम राइट ट्रैक पर थे, क्योंकि गवर्नमेंट का एक सपोर्ट था कि टैसिट सपोर्ट था कि आप अपना काम करो, तो फिर आप बड़े कॉन्फिडेंटली मीडिया को फेस कर सकते हैं और आप उनको कह सकते हैं कि भाई अगर मैं रिज़ाइन करूं और उससे रेप बंद हो जाए तब तो हज़ारों रेजिग्नेशन होने चाहिए ताकि कम से कम रेप की समस्या तो ख़त्म हो जाए। तो रिज़ाइन करने से कुछ नहीं होता, किसी सिचुएशन से भागने से वो सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता। ये तो एक यूँ कह लीजिए एक ड्रामा है रेजिग्नेशन, कि मैं रिज़ाइन करता हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं रिज़ाइन करता हूँ। जो कुछ हुआ है, जो कुछ घटा है, उससे जूझने के लिए आपको ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके टेन्योर में और आपके जब आप लीडर हैं फोर्स के, तो वो घटा है तो आप उसको झेलिए, आप उसको सॉल्व कीजिए, आप उसको प्रोसिक्यूट कीजिए, ये आपका काम है। रिज़ाइन करके भाग जाना तो बहुत आसान है। तो ये मेरा मानना है और यही बात मैंने मीडिया को भी कही। सर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस, उस समय आप लीड कर रहे थे उसको, और जैसे आपने अभी कहा भी कि एक अंधेरा छा जाता है केवल केसेस में, और एक ब्लाइंड केस था बेसिकली वो, एंड आपको ब्रेक थ्रू मिला भी। और सर वो तो आप ही को पता होगा कि कैसे मिला, लेकिन सर ऐसे उम्मीद थी आपको कि ब्रेक थ्रू मिलेगा उस केस में, एंड सक्सेस भी मिली आपको उस केस में, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताएं आप। नहीं, उसमें कुछ चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये बॉम्बे का केस है और तो बॉम्बे पुलिस ने शुरू में उसको हैंडल किया और जो ब्रेक थ्रू मिला था वो बॉम्बे पुलिस को मिला था। और वो ब्रेक थ्रू इस तरह मिला कि एक चेकिंग चल रही थी और एक गाड़ी मिली और गाड़ी में कुछ एम्यूनिशन, आर्म्स और इस टाइप की चीज़ें मिली। और जब उस गाड़ी को ओनरशिप वगैरह ट्रेस हुआ तो पता चला कि एक सर्टेन फैमिली से कनेक्टेड वो गाड़ी है, वो माहिम में उनका घर है। और वहाँ से जब वहाँ घर पर रेड हुआ तो और वहाँ बारूद और असला इत्यादि मिले और फिर धीरे धीरे करके वो केस सॉल्व हो गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने जो वो केस सॉल्व किया उसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए। तब सरकार ने ये डिसाइड किया कि ये केस सीबीआई को हैंडओवर करना चाहिए, खासकर इस वजह से कि इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं था, और मुल्कों तक फैला हुआ था। कई सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो देश छोड़कर भाग चुके थे, दुबई, कराची और थाईलैंड, इस तरह बहुत सारे जगहों भाग चुके थे। एक वो वजह और भी थी। तो मिला जुला के सरकार ने ये डिसाइड किया कि ये केस सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। तो हम लोगों ने मुंबई पुलिस को समय दिया कि आप अपना जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि शुरू में ब्रेक थ्रू आप ही को मिला है, तो आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लीजिए, अपनी चार्जशीट फाइल कर दीजिए और उसके बाद फिर हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो दिसंबर में उन्होंने कंप्लीट कर लिया, दिसंबर 1993 में। उसके बाद हम लोगों ने वो केस टेक ओवर किया और फिर हमने करीब 17-18 चार्जशीट्स, सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स फाइल की। कई सारे भगोड़ों को, एब्सकॉन्डर्स को, जो पूरे विश्व भर में भागे हुए थे, उनको ट्रेस किया, उनको वहाँ से पकड़ के लाए और कई सारे नए पहलू सामने आए उस केस के बारे में, और जो षड्यंत्र उसके पीछे पूरी क्या कहानी थी, वो सारी मिस्ट्री हम लोगों ने सॉल्व की। तो एज सीबीआई ऑफिसर जो सब्सिक्वेंट इन्वेस्टिगेशन था उस केस का, वो हम लोगों ने किया।
लेकिन जो इनिशियल ब्रेक थ्रू है उस केस में वो मुंबई पुलिस को ही मिला था। सर महानता है आपकी कि आप जिसका क्रेडिट है, जिसका हिस्सा है, आप वो मतलब वही कहते हैं ना, एक द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, कि मुंबई पुलिस ने दिया तो आप उनको वो तवज्जो भी दे रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट ऑफ यू सर। क्योंकि हम मुंबई ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा कनेक्टेड है, क्योंकि जब भी कोई केस होता है या कोई इस तरह का हादसा होता है, हम पुलिस की क्षमताओं पे या पुलिस के काम को क्वेश्चन करते हैं। निर्भया केस में भी जैसे मैंने कहा कि उन्होंने आपसे कहा कि आप रिज़ाइन कब कर रहे हैं, मुझे मुंबई ब्लास्ट केस में भी याद है कि एक जर्नलिस्ट ने ये न्यूज़ आई थिंक कहीं कहा था या प्रिंट हुई थी कि आपने ये कहा है कि दाऊद इब्राहिम ने आपको कॉल करके सरेंडर के लिए कहा था, बट गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, विच यू क्लैरिफाइड लेटर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जब इतने बड़े बड़े केसेस होते हैं तो आपको नहीं लगता है कि जो मीडिया नैरेटिव सेट करती है अपने पॉम्प एंड शो के लिए, ये एक नेगेटिव या फॉल्स नैरेटिव जो मीडिया सेट करती है अननेसेसरी क्वेश्चंस का, वो इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन को या नहीं करता है? नहीं, परेशानियां तो होती हैं मीडिया कवरेज से, काफ़ी परेशानियां होती हैं, लेकिन उसको फिर मीडिया के जो लीडर्स हैं उनकी जो अपनी लीडरशिप है, इट इज़ देयर ड्यूटी टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। ये ज़रूर है कि हर बड़े क्राइम के बाद जो एक तमाशा शुरू हो जाता है फॉर टीआरपी अलग अलग चैनलों द्वारा, उससे पुलिस को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि मौक़ों पर मीडिया पहले पहुंच जाती है पुलिस के और जाके वहाँ सीन ऑफ क्राइम वगैरह सब डिस्टर्ब कर देती है। कहीं मान लीजिए एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो और मीडिया को खबर पहले पहुंच गई और वो नज़दीक हो, तो वो वहाँ पहुंच जाएगी और जाके पूरा सीन ऑफ क्राइम को ये कह लिए कंटामिनेट कर देगी, तो फिर काफ़ी दिक्कत आती है। तो उनसे निपटने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनकी ट्रेनिंग जो हो वैसे हो कि सेंसिटिव केसेस में अगर उनको सूचना पहले भी मिल गई हो, अगर वो पहले भी वहाँ पहुँच गए हों, तो क्राइम सीन से वो छेड़छाड़ न करें, पुलिस को आने दें, वो अपनी जिम्मेवारी समझें कि एज अ सिटीज़न इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू let the other department, concerned department, do their job and not do things which will be detrimental to police investigation. मीडिया को मतलब जिम्मेदार होना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी सेंसेशनल है, होने की जगह। बहुत ज़रूरी है। सर अभी आपने ना थोड़ी देर पहले एक बात कही थी साइबर क्राइम के बारे में कि तरीके बदल गए हैं। अभी हमारा एक लास्ट पॉडकास्ट हुआ था तो हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हमारे देश के काफ़ी पॉपुलर मिस्टर अमित दुबे जी, तो उनसे वार्तालाप कर रहे थे हम पॉडकास्ट के दौरान, और उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि जब भी हमारे देश में कोई घटनाएं होती हैं, या मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली का अभी जो ब्लास्ट हुआ था, तो ये वो चीज़ें हैं जो पब्लिक को दिखती हैं और वो चीज़ें जो पब्लिक को नहीं दिखती हैं। 99% जिन चीज़ों को रोक दिया जाता है एजेंसीज के द्वारा, कि मान लीजिए कुछ घटना घटी दिल्ली में, कुछ लोग मारे गए, लेकिन बड़ा भी हो सकता था, उसे रोक लिया गया। लेकिन जो घटा वो तो प्रतिक्रिया बनेगी, पुलिस के ऊपर एलिगेशन आएंगे कि पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन कहाँ सोया था, पुलिस का फेलियर था। लेकिन जो 99% जो पॉजिटिविटी है, जिसे रोका गया है, वो तो कभी पब्लिक को दिखाई नहीं देता है। तो सर इसके पीछे कितनी मेहनत होती है आपकी उस 99% को काम को करने के लिए, और अगर इतनी मेहनत होती भी है तो उसे क्यों नहीं दिखाया जाता पब्लिक को कि ऐसा कुछ होने वाला था और उसे रोक लिया गया है? उसकी दो वजह हैं। एक वजह ये है कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेते हैं उस ऐसे क्राइम्स को प्रिवेंट करने में। अगर वो बात हम उजागर कर दें, सबको बता दें, तो फिर वो हमारा ट्रेड सीक्रेट आउट हो जाएगा। और जो दूसरी साइड है, जो टेररिस्ट हैं या जो हमारा एनिमी मुल्क है, वो जो सब उसकी जो हरकतें रहती हैं, तो वो फिर ऐसे कदम उठाएगा जो जिसका तोड़ हमारे पास ना हो। तो दोज ट्रेड सीक्रेट्स आर नेवर शेयर्ड। यू आर वेरी राइट दैट 99%
percent cases are prevented, and but 1% case they slip in and something happens. For instance, so many cases that are prevented never gets known. मैंने अपनी किताब खाकी फाइल्स के चैप्टर 2 में एक ऐसे ही केस का जिक्र किया है कि कैसे इंडिया गेट पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था, और उसको हम लोगों ने कैसे प्रिवेंट किया बाय intercepting an email, but that email was coded. How we decoded that case, decoded those emails, and how we came to the conclusion कि एक बॉम्ब ब्लास्ट यहाँ होने वाला है, और लेकिन बिल्कुल लास्ट मौके तक ये नहीं पता चला कि टारगेट क्या है। हमने ईमेल को डिकोड करने के बाद ये तो हम समझ गए कि यहाँ दिल्ली में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, लेकिन लोकेशन क्या है वो पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ऐसा कोडेड मैसेजेस आ रहे थे कि उस कोड को नहीं हम लोग ब्रेक कर पाए। फिर एक मेंबर ऑफ पब्लिक की मदद से इत्तफाकन वो कोड ब्रेक हुआ और हमें पता चला कि इंडिया गेट पर अटैक होने वाला है, और फिर वहाँ पर हम लोगों ने प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए, यहाँ तक कि वहाँ आर्मी डिप्लॉय की गई और इंडिया गेट को बचाया जा सका। नहीं तो किसी बड़े अवसर पर जब वहाँ हज़ारों लाखों की संख्या में लोग हाजिर रहते हैं, वैसे समय में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा था। अब ये केस, ऐसे कई केसेस हैं जिसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं, लेकिन कई केसेस जो स्लिप इन कर जाते हैं और बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। IC-814 की हाईजैकिंग हो जाती है, पार्लियामेंट हाउस पर अटैक हो जाता है, दिल्ली में 26/11 हो जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं टेररिज्म की, जो नहीं होनी चाहिए थी, जिनको इवन जो अभी रेड फोर्ट पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग अगर 90% केसेस रोक देते हैं तो 10% केसेस ऐसे भी हैं जो स्लिप इन कर जाते हैं और ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। सर, क्योंकि इस केस में आपने कहा कि एक ईमेल डिकोड करके अटैक को रोका गया, क्या यही वजह है कि आजकल आप देख रहे होंगे स्कूल्स में बहुत सारे बॉम्ब थ्रेट्स आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा फेक होते हैं? क्या ये इन लोगों की एक मैनिपुलेटेड या कैलकुलेटिव चाल है कि फेक मैसेजेस भी भेजो, फेक ईमेल भी भेजो, ताकि जब कोई उसमें एक्चुअली में उनका कोडेड मैसेज हो तो पुलिस उसको इग्नोर कर दे कि अरे 10 ईमेल आए हैं बॉम्ब ब्लास्ट के, कुछ निकला नहीं? क्या ये भी एक उनकी साजिश होती है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी ईमेल हो उसको इग्नोर नहीं किया जाता। हमेशा हर ईमेल पर जो थ्रेट होता है उस पर रिएक्शन, पुलिस का रिएक्शन होता है, प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। लेकिन ये जो आप बता रही हैं, ये ऐसा हो सकता है कि दैट इट मे बी अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैटेजी। और ये भी पॉसिबल है कि शायद पुलिस का ध्यान भटका के एक जगह, पॉसिबल है कि आप कहीं और उनका ध्यान डाइवर्ट कर दीजिए, क्योंकि पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती उसको, एंड वो कहीं और कुछ प्लान कर रहे हैं। ऐसा अब हो सकता है, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। सर, अगर हम IPS में पुलिस कमिश्नर्स की बात करें तो हमारा देश काफ़ी बड़ा है और हमारे हर राज्य में एक पुलिस कमिश्नर होता है, बट बीइंग अ पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया, और वो भी जब एक दिल्ली का पुलिस कमिश्नर होता है तो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन होता है। सवाल सर से यही था कि प्रेशर सर, अदर देन निर्भया केस आपने सॉल्व किया, IPL भी आपने सॉल्व किया सर, और क्या क्या बड़े प्रेशर रहते हैं सर? बहुत सारे प्रेशर हैं। जो पुलिस कमिश्नर का काम है, एक पुलिस लीडर का, उसको पुलिस की वर्किंग के हर फैसेट को देखना है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो पुलिस मोराल को हाई रखना है,
आप निर्भया केस घट गया, सब लोग पुलिस को गाली दे रहे हैं, पुलिस की भर्त्सना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीडिया आपके खिलाफ है, पुलिस कमिश्नर को कहा जा रहा है आप रिजाइन कीजिए। क्योंकि सर एक तो दिल्ली में समस्या ये है कि एक तो आपकी राज्य सरकार भी है दिल्ली की, और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी दिल्ली से ही ऑपरेट होती है। तो दो सरकारें एक ही जगह से चल रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड यहाँ पर सर क्या चैलेंज है, क्योंकि बड़ा चैलेंज है एक दिल्ली के कमिश्नर के लिए। फॉर्चुनेटली जब ये घटना घटी थी तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक ही पार्टी की थी, वो कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस के को सपोर्ट नहीं कर रही थी और पुलिस के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। और कई लोग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री महोदया भी चाहती थी कि पुलिस कमिश्नर जो है वो रिज़ाइन करें। अब उनकी क्या इंटरनल पॉलिटिक्स रही होगी उसके बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का सपोर्ट पुलिस को नहीं था। तो अगर मान लीजिए कोई और पार्टी होती तो कैसे बिहेव करती, वो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस हद तक वो लोग जा सकते थे। तो ये प्रॉब्लम तो थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे पूरा सपोर्ट था, दिल्ली पुलिस को पूरा सपोर्ट था, और हम लोगों ने उनकी एक्सपेक्टेशंस पर हम खरे उतरे। जो उनका हमसे उम्मीद थी वो हम लोग उस उम्मीद को हमने पूरा किया, और वो सारे जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी वो सबको हम लोगों ने हर तरह से अकम्प्लिश किया। तो सर एक्चुअल में प्रेशर सच में बहुत बड़ा है कि राज्य सरकार सपोर्ट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट है, रेजिग्नेशन का प्रेशर, जनता का प्रेशर, और ये जो केस था ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर केस था ये। तो रियली सर मतलब आपने जिस तरीके से सॉल्व किया, अगेन हैट्स ऑफ टू यू। एक्चुअली अभी आपने मेंशन किया था कि आपके दिल्ली के टेन्योर में दो चीज़ें आपको याद रहती हैं, एक तो निर्भया केस, एक आईपीएल केस। आईपीएल से मेरे दो सवाल हैं बेसिकली। जब आपने आईपीएल जैसे स्पॉट फिक्सिंग को इन्वेस्टिगेट किया, ये मेन स्ट्रीम क्राइम से एक तो बिल्कुल अलग है, तो मेन स्ट्रीम क्राइम से आपका दिमाग स्पोर्ट्स करप्शन में पहले तो कैसे आपका जो ध्यान है वो कैसे गया, और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि ये ख़त्म हो गया, ये अभी भी चल रहा है? क्योंकि उस टाइम पे जैसे प्रशांत ने भी कहा था, मैं क्रिकेट की डाई हार्ड फ़ैन थी, मैं कोई इंडिया का मैच मिस नहीं करती थी, बट इसके बाद हमेशा यही लगता था कि शायद ये फिक्स ही हो। तो मेरे सवाल बेसिकली दो हैं कि आपका ध्यान मेन स्ट्रीम क्राइम से हट के स्पोर्ट करप्शन पे कैसे गया, और दूसरा क्या आपको लगता है कि अभी भी एग्जिस्ट करता है? ये एक मैटर ऑफ चांस था कि उस समय हम लोग एक टेलीफोन नंबर को हम लोगों ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था। कुछ काउंटर टेररिज्म के लिए हमें जो एक सेंट्रल एजेंसी ने वो नंबर दिया था, और उन्होंने बताया था कि इससे कोई टेररिज्म रिलेटेड कुछ एक्टिविटी आपको इस नंबर पर सुनने को मिल सकती है। तो हम लोग वो नंबर सुन रहे थे, तो बजाय कि कुछ टेररिज्म रिलेटेड कुछ बात उस पर हो, हम लोगों ने क्रिकेट के बारे में सुनना शुरू किया, जो एक बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन हम लोग सुनते रहे और धीरे धीरे ये पता चला कि आईपीएल के मैचेस जो हैं उनको फिक्स करने की कोशिश हो रही है। तो हम लोग उसको आगे एक के बाद एक नंबर से 4 नंबर, 4 नंबर से 16 नंबर, ऐसे करके एक ही बार में कई नंबर्स को हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था, और उससे एक पूरा आप समझ लीजिए जाल जो एक बिछा हुआ था फिक्सिंग के लिए, मैच फिक्सिंग के लिए, वो उस जाल को हम लोगों ने अनवेल किया, और उसमें ये पता चला कि
इसका जो सरगना है वो दाऊद इब्राहिम है। वो कराची में बैठकर वो पूरे मैच फिक्सिंग को चलाता है, वो रेट्स तय करता है, भाव तय करता है, उसके नीचे कौन लोग हैं, पूरा एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे फिक्सिंग होती है, उस हर पूरी चीज़ का पता चला। और वो मात्र एक ऐसा केस है जहां पर क्रिकेटर्स की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान करके 3 क्रिकेटर्स थे राजस्थान रॉयल्स के, उनको गिरफ्तार किया गया और वो जेल भी गए और काफ़ी टाइम तक जेल में रहे। तो ये एक महज इत्तेफाक था, जैसा मैटर ऑफ चांस था, और ऐसे इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे कि भाई एक रेप हो गया है आज से 6 महीने पहले, तो अब अगर ऐसी इंफॉर्मेशन कोई आ रही है और उसके ठोस सबूत सामने हैं तो हम उसको इग्नोर कर दें, उस पर कार्रवाई नहीं करें। वो हर किस्म के क्राइम को साथ साथ आपको डील करना है। मान लीजिए कहीं रेप हो गया और दूसरी जगह एक एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट केस को भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तीसरी जगह कोई थेफ्ट हो गया तो थेफ्ट केस को भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है। तो क्राइम तो आप किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है या कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया, उसको भी डील करना है। तो हर चीज़, ये सारी चीज़ें जो है एक साथ चलती रहती हैं। सर, हाई प्रोफाइल केसेस में प्रेशर कहाँ से बिल्ड होता है? जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सर एक पुणे में घटना हुई थी, वैसे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं। उस घटना में एक माइनर अराउंड 16-17 वर्ष का एक छोटा सा बच्चा अपनी स्पोर्ट्स कार से 2 कपल्स को उड़ा देता है। जज साहब कहते हैं कि एक माफ़ीनामा लिख दो, और सर अगर वही बच्चा किसी मिडिल क्लास फैमिली से होता था तो सुनवाई ही नहीं होती थी। ही वुड हैव बीन जेल्ड, वो भी जो माइनर्स के लिए जेल्स होती हैं। सर ये प्रेशर पॉलिटिकल होता है, मीडिया का है या पब्लिक का है? ये है क्या? बिकॉज पूरा देश परेशान है इन चीज़ों को लेकर। जो परेशानी होती है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से होती है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर में जितना दम होता है उतना दम और प्रेशर्स में नहीं होता। तो पॉलिटिकल प्रेशर इज़ द बेन ऑफ मोस्ट ऑफ सच सिचुएशंस। सर इसी के साथ एक और क्वेश्चन उठता है। जैसे अभी हमने बात की अमित दुबे जी के बारे में, जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं, और व्यूअर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पॉडकास्ट ज़रूर देखें, बिकॉज़ आपकी सेफ्टी, आपके लैपटॉप, आपका मोबाइल, तो आपको कैसे सेफ़ रखना है आप ज़रूर देखिए। तो सर अमित दुबे जी से हमने बात की थी SSR केस, सुशांत सिंह राजपूत जिनका मर्डर हो गया था। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने बाकायदा 16 पॉइंट्स की एक चेकलिस्ट दी थी महाराष्ट्र पुलिस को एंड CBI को भी, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि अगर उस चेकलिस्ट में कुछ पॉइंट्स को भी अगर फॉलो कर लिया जाता तो मर्डरर सामने होते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम, जो उन्होंने अनुमान लगाया कि इस केस को सॉल्व किया ही नहीं जाना था, वो तय हो गया था। तो सर ऐसे आपके ऊपर भी कभी कोई ऐसे प्रेशर रहे हैं पॉलिटिकल कि इस केस को सॉल्व नहीं करना है या फला केस के ऊपर काम करना ही नहीं है, जहाँ पे आपको मालूम है कि केस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अमित दुबे जी का के ऊपर मैं कोई बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो क्या पॉइंट्स थे, वो पॉइंट्स मैं नहीं जानता। मैं जानना चाहूँगा एज अ पर्सन एसोसिएटेड विद पुलिसिंग इन द पास्ट कि वो क्या पॉइंट्स थे कि अगर वो पॉइंट्स देखे गए होते तो मर्डरर सामने होते। तो सर आपके ऊपर कोई ऐसे प्रेशर कभी पॉलिटिकल रहे हों इसी के कोई इस केस को मैं अलग कर देता हूँ, कोई इस तरह के प्रेशर कि किसी केस को सॉल्व नहीं करना है और आपने अपने जी हाँ कभी नहीं, ऐसे और प्रेशर? किसी की हिम्मत नहीं हुई ये कहने के लिए कि आप इस केस को मत देखिए। सर डिपेंड भी करता है ना कि सामने कौन है, नीरज कुमार जी हैं। इग्नोर नहीं, ये बात नहीं है। कुछ ऐसा रहा
ईश्वरी कृपा रही और हमारा सिस्टम ऐसा रहा। और उस समय जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती थी, मैं ये नहीं कहता कि आज उस टाइप की लीडरशिप नहीं है, लेकिन कभी किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये नहीं कहा कि ये केस आप ठीक से इन्वेस्टिगेट मत करो जी हाँ। या इसको इग्नोर करो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछती हूँ इसी से कि आपने कहा पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। क्या कभी ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर आया है प्रोसीजर, पुलिस प्रोसीजर के बीच, जिसे आपने बाईपास किया हो और कहा हो कि नहीं, ये पॉलिटिकल प्रेशर या ये ऑर्डर मैं नहीं लूँगा, बट मैं इसको बाईपास करूँगा? क्या ऐसा कभी हुआ है? वैसा हुआ है, कई दफ़ा हुआ है कि उन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया या कुछ हिंट दिया, सजेशन दिया कि आप ऐसा मत करना, तो मैंने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल के जो काम करना था हमें वो हमने किया। तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे? नहीं, ऐसा कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए, जो कि एक बार जब वो केस खुल जाता है और जब मुजरिम पकड़ा जाता है तो जितने उसके समर्थक होते हैं वो सब 1 मिनट में लुप्त हो जाते हैं। सर, कई बार एक जहन में क्वेश्चन आता है कि हमारे देश में जब भी क्राइम की बात आती है तो एक मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के नीचे वाला तबका, इन्हें ही जोड़ा जाता है। एक परसेंटेज देख रहा था मैं गूगल में कि 85% लोग या तो मर्डरर या तो कोई बड़े क्राइम को जिन्होंने अंजाम दिया है आज जेलों में बंद हैं। किसी को फांसी की सज़ा हो जाती है, जैसे रंगा बिल्ला केस की बात करें, या तो उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। रिमेनिंग 15% जो कि अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच तबके से आते हैं, और ऐसे लोग सिमिलर क्राइम, मतलब एक ऐसा क्राइम जो एक गरीब व्यक्ति ने किया है और सिमिलर क्राइम एक रिच व्यक्ति ने किया है। रिच व्यक्ति बच जाता है, अच्छे अच्छे लॉयर, वकील, जजेस के साथ कनेक्शंस या जैसे लोगों की प्रतिक्रिया होती है, और एक गरीब व्यक्ति जिसकी सुनवाई ही नहीं होती है, वो बेचारा 20 साल वो जेल काट देता है और दूसरा व्यक्ति कभी जेल का मुंह ही नहीं देखता है। ये सर व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी, क्योंकि रंगा बिल्ला केस में भी ऐसे ही हुआ था। अगर कोई उस केस में कोई रिच व्यक्ति होता था तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच के निकल सकता था, क्योंकि ऐसे और भी केसेस हुए हैं जिसमें कि पैसे वाले लोग बच निकले हैं केसेस में। ये बात आपकी सही है, और सही, ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जिसको, इनके पास पैसे हैं उनको अच्छे वकील मिलते हैं, उनकी जो उनके मुकदमे एक दूसरे लेवल पर लड़े जाते हैं, उनकी बात दूसरी तरफ से रखी जाती है, और जिसके पास अच्छे वकील रखने की उकत नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उनको न्याय कई दफ़ा नहीं मिलता, उनकी बात की सुनवाई तक नहीं होती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये केवल हमारे देश तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है, ये पूरे विश्व में है। यहाँ तक कि रिच कंट्रीज़ में भी अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको जस्टिस मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो गरीब है उसको जस्टिस मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन रंगा बिल्ला ऐसा केस और वैसा किलर अगर कोई रिच भी होता तो मेरा ये मानना है कि वो बच के नहीं जा सकता था। लेकिन सर, अगर हम कोई रीसेंट केस की बात करें, एक रिच, मैं उसको मर्डर ही बोलूँगी, एक नाबालिग लड़का अपनी महंगी सी कार में किसी इंसान को मार देता है, उसको हत्या ही बोलेंगे आप, उसको एक्सीडेंट नहीं बोल सकते, लेकिन उसको एक सुपीरियर जज कहता है कि तुम सॉरी लिख दो। ये कितना जायज़ है? यहाँ पे तो इसको हम ओपन एंड शट भी नहीं कहेंगे, यहाँ पे तो आपको जज कह रहा है कोई बात नहीं, तुम माइनर हो, महंगी गाड़ी चला रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, बट जस्ट बिकॉज तुम अमीर हो तुम सॉरी लिख दो। हाउ डू यू फाइंड दिस जस्टिफाइड? ये थोड़ी सी अनएक्सेप्टेबल बात है, इसको ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अगर वो नाबालिग है और अगर वो
जुवेनाइल डिलिंक्वेंट है, तो एज ए जुवेनाइल जो उसको सजा मिलनी चाहिए थी वो उसको मिलनी चाहिए थी, ज़रूर मिलनी चाहिए थी। तो अगर कुछ और फैसला हुआ और सिर्फ माफ़ीनामा लिखकर उसको छोड़ दिया गया तो ये गलत है। सर, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस अपनी लाइफ में देखे भी होंगे। दिल्ली के बारे में कहा जाता है, बिकॉज यू रिटायर्ड एज कमिश्नर ऑफ दिल्ली, दिल्ली को क्यों इतना अनसेफ कहा जाता है? क्योंकि एक निर्भया केस हुआ था जो कि बहुत ही हॉरेंडस था। लेकिन ऐसा नहीं है कि देश के दूसरे भागों में क्राइम्स होते नहीं हैं, बिल्कुल होते हैं। आपके एक्सपीरियंस में तब से लेके अब तक आपको लगता है कि दिल्ली का पर्सपेक्टिव बदल गया है ये कहने के लिए कि दिल्ली सबसे अनसेफ है, या क्राइम तब भी था या अब बढ़ गया है? आपके एक्सपीरियंस में आप क्या कहते हैं? नहीं, क्राइम बढ़ गया है ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई शहर क्यों सेफ माना जाता है और कोई शहर क्यों अनसेफ माना, तो एक उसकी अगर आप उसको एनालाइज कीजिएगा तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। दिल्ली में जो कॉम्पोजिशन ऑफ जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी और जगहों से फ़र्क है। यहाँ के लोग अगर आप देखें, जो हिंटरलैंड से जो लोग इमीडिएट दिल्ली के हिंटरलैंड जो है वो एक बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है। या पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ले लीजिए, और भी जगह ले लीजिए, उसमें एक बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और वहाँ जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स लेडीज़ वो एक और जगहों से थोड़ा फ़र्क है। तो वो डेली नज़र आता है दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली में काम करने वाले। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि बहुत तेज़ रफ्तार से इसमें तब्दीली आ रही है और बहुत तेज़ रफ्तार से इसमें सुधार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो इंटरमिक्सिंग ऑफ जेंडर्स है, मेल्स एंड फीमेल्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो इंटरमिक्सिंग है, जो वर्क प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहले बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड था। तो जितनी इंटरमिक्सिंग होगी, जितने ज़्यादा लोग आपस में मिलके और रोज़ काम कर रहे होंगे, उतना ही ये जो क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है वो उसमें कटौती होगी और जो एटमॉस्फेयर है वो उसमें सुधार होगा। ये ऐसा मेरा मानना है। सर, अब मैं चाहता हूँ कि आप हमारे देश के युवा, और क्योंकि अभी जेंजिस का समय है, और ऐसा भी नहीं है, आजकल के जो जेंजिस हैं कुछ एक ऐसे हैं जो बहुत ही फोकस्ड हैं, उन्हें मालूम है कि क्या करना है। लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो थोड़े से डिस्टर्ब हैं अपने करियर को लेके, कई सारे कन्फ्यूज़न हैं। और सर, आप आईपीएस बने बिकॉज डेडिकेशन चाहिए आईपीएस, आईएएस, आईएएस करने के लिए। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि हमारे युवाओं को एक मैसेज भी मिले कि अगर उनको आईपीएस बनना है तो उसके लिए करना क्या है उनको? सबसे पहले तो compete करके आपको एक जगह अपने लिए बनानी पड़ेगी। जी हाँ। आपको उस लिस्ट में, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की लिस्ट में आना पड़ेगा आईपीएस बनने के लिए। उसके बाद ट्रेनिंग सफलतापूर्वक आपको पूरी करनी पड़ेगी। और लेकिन मेरा मैसेज लोगों को ये है कि कोई भी सर्विस आप ज्वाइन करते हैं, आईपीएस हो या आईएएस हो या इंडियन फॉरेन सर्विस हो या कोई भी सर्विस, जी, तो आपको ड्यू डिलिजेंस ज़रूर करना चाहिए। जी, आप किसी एक इमेजिनरी सोच लिया आपने कि पुलिस की नौकरी तो बहुत एडवेंचरस नौकरी है, बहुत ग्लैमरस नौकरी है, इसमें ऐसे होता है। आपकी ये धारणा फिल्मों पर बनी हुई है, या आपने जो कुछ सीरियल्स देखे हैं टीवी पर या फोन्स पर, उससे आपको एक धारणा बनी हुई कि पुलिस की नौकरी ऐसी होती है।
वो उस धारणा को बिल्कुल अलग छोड़ देना चाहिए और आपको पूरा पता लगाना चाहिए कि पुलिस की नौकरी एक्चुअली है क्या। जी। ये नौकरी, जैसा आपने शुरू में ही बताया, एक बहुत टफ नौकरी है और इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बहुत चैलेंजिंग चीज़ें भी हैं और एक सर्टेन एप्टीट्यूड के लोग ही इसमें खप सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो just like any other job, if tomorrow you want to become say an actor, if you want to become say a cameraman, so you have to see what does the job involve, job क्या positives हैं, क्या negatives हैं, क्या challenges हैं, कितना secure है। इसमें कई जॉब्स ऐसे होते हैं जिसमें पहली तारीख को आपको आपकी तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन लोग ऐसे करियर्स लेते हैं और करियर्स को सक्सेसफुल बनाते हैं। ना केवल खुद को सैलरी देते हैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, वो सैकड़ों लोगों को नौकरियां देते हैं और उसमें आप भी शामिल हैं। तो टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और टू बी एन एम्प्लॉई or to follow a certain profession, you must do due diligence to find out कि वो पूरा in its totality वो जॉब है क्या। पुलिस की नौकरी एक बहुत अहम नौकरी है, ये देश की सेवा है, इसमें बहुत चैलेंजेस है, बहुत थ्रिलिंग है, इसमें ग्लैमर भी है, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। उस फ्लिप साइड को भी आपको ज़रूर जानना चाहिए, लेकिन ऑन द होल इट इज़ अ जॉब वर्थ टेकिंग। सर, क्योंकि आपने कहा ना कि इसमें ग्लैमर भी है लेकिन फ्लिप साइड भी है, मैं यहाँ पे बाकी एज अ थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव लेके पूछना चाहूँगी कि जो हमें ग्लैमर है वो मूवीज़ के थ्रू दिखता है कि पुलिस ऐसे करती है, हीरो अकेले गया, ही डिड एवरीथिंग। आप जब ऐसी मूवीज़ देखते हैं, बिकॉज आपने ग्राउंड रियलिटी देखी है, आपका क्या रिएक्शन रहता है या कोई कुछ ऐसा है जिससे आप रिलेट कर पाते हो? कई दफ़ा हंसी आती है। परसेंटेज में कहें तो आप जो मूवीज़ में एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है वो कितना रियल होता है रियल पुलिस ऑफिसर से? बहुत कम दफ़ा ऐसा हुआ है जहाँ एक बहुत ही रियलिस्टिक पुलिस को दिखाया गया है, बहुत कम। ज़्यादातर एक बहुत ही रोमांटिसाइज्ड रोल दिखाया जाता है। तो ग्लैमर ज़्यादा है, रियलिटी कम। हाँ, रियलिटी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट एक्चुअली इज़। सर, इससे पहले कि हमें पॉडकास्ट एंड करें, आपने 37 इयर्स के लगभग काम किया। आपने बताया कि टफेस्ट प्रॉब्लम्स क्या थी या बाकी चीज़ें अच्छी क्या थी, लेकिन आज बैठ के जब आप अपने करियर को देखते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है या क्या केसेस हैं या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको देख के लगता हो कि दिस इज़ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग, आपको तसल्ली होती है कि हाँ, मैंने ये काम बहुत अच्छा किया एंड दैट गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन एज एन IPS ऑफिसर? बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई और ज़्यादातर वो केसेस पुलिस ऑपरेशंस के थे। जैसे मैंने आफ्ताब अंसारी नाम के एक टेररिस्ट को दुबई में उसको पकड़कर उसको डिपोर्ट करके लाए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट NRI का किडनैपिंग हुआ था फॉर रैंसम। वो UAE से आया था दिल्ली और यहाँ उसको किडनैप कर लिया गया, उसको हॉस्टेज बना के उसकी फैमिली से पैसे मांगने जा रहे थे। वो केस मुझे मिला, मैं CBI में था। कैसे उसको रेस्क्यू कराया गया, क्या उसमें ज़रा सी भी अगर चूक हम लोग की तरफ से होती तो उसकी जान जाती थी, हाँ, निश्चित तौर पर। तो वो केस और भी कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बिल्कुल बहुत ही टेंशन फिल्ड
मोमेंट्स रहे। इन पॉइंट। हाँ, और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके उनको सक्सेसफुल करना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उनको सॉल्व करने का बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ। और मैं प्रिजन डिपार्टमेंट में भी रहा हूँ, और एज डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स जब मैं तिहाड़ जेल और दिल्ली के अन्य जेलों का इंचार्ज था, तो उस समय कई सारे रिफॉर्म्स मैंने किए। उन रिफॉर्म्स में भी जो सेटिस्फैक्शन मिला वो भी एक बहुत यूनिक था, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है कि मुझे वो मौका मिला और मैं कुछ वहाँ कर पाया। तो मिला जुला के ओवरऑल सर्विस में टफ केसेस को सॉल्व करने में, इन पुलिस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने में, और ये प्रिजन रिफॉर्म्स करने में, और डे टू डे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार लाने में जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, वो सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। सर, आपने बहुत सारी चीज़ें आपसे पता चली और हमारे यूथ के लिए एक मैसेज भी दिया आपने, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के भी आपने आंसर दिए सर, और अगेन लॉट ऑफ लर्निंग इज़ देयर। बाकी मैं व्यूअर्स से चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। सर ने बहुत सारी बातें बताई हैं हमारे देश दुनिया के बारे में भी, क्राइम्स के बारे में भी, और द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ने ली है बीइंग IPS एंड कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर हमें लगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए हैं कि हमें सर को फिर बुलाना पड़ा, तो हम नीरज सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि फिर से वो आएँ एंड आप सब लोगों के क्वेश्चंस के फिर से आंसर दें। तो आज के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।